Hi everyone, class 10th, Historiography Development in the West. हिंदी एक्सप्लेनेशन। हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन दी वेस्ट ये फर्स्ट लेसन है 10th का, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्ज़ाम में 100% पूछे ही जाते हैं। इसमें से एक ना एक ज़रूर आएगा, तो आप प्रिपेयर कीजिए मेरे साथ। कार्ल मार्क्स, एनालिस्ट, स्कूल फेमिनिस्ट, हिस्टोरियोग्राफी, माइकल फौकॉल्ट। ये 2 मार्क्स के लिए एज अ शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, तो पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। Karl Marx 1818 to 1883. In the later half of 19th century, a new school of thought arose, keeping in view a new thesis formulated by Karl Marx. Later half of 19th century हम कह सकते हैं आफ्टर 1850 के बाद एक न्यू स्कूल ऑफ थॉट अरोज हुआ, लोगों की नई सोच बदलने लगी। और ये नई सोच किसने लाई थी? कार्ल मार्क्स जी ने फॉर्मुलेट की थी, जो कि क्या था? अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स क्या कहते थे, क्या सोचते थे? अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। हिस्ट्री किसके बारे में नहीं है? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में नहीं है, लेकिन वो किसके बारे में है? लिविंग पीपल के बारे में है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल। ह्यूमन रिलेशनशिप्स किस तरीके से बने, हम एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड है? तो जो हमारे फंडामेंटल नीड्स है, लोगों के जो फंडामेंटल नीड्स हैं, उस वजह से लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एंड दी ओनरशिप एज वेल एज द नेचर ऑफ द प्रिवलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू मीट दोज नीड्स। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि क्या होता है कि ओनरशिप लेना चाहते हैं, ओनर बन जाते हैं वो चीज़ों के। फॉर एग्जाम्पल, एक हाथ कंपनी है, उसका ओनर होता है और वो क्या करता है? हर चीज़ दूसरों लोगों को सप्लाई करता है उस तरीके से। और फिर हम क्या करते हैं? एज अ वर्कर क्लास व्हाट वी आर डूइंग, हम काम करते हैं वो नीड्स। मोस्टली लोग किस लिए काम करते हैं? लोग अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए काम करते हैं। तो उसी तरीके से ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर shaped by fundamental needs of the people and the ownership as well। ओनरशिप से भी ये रिलेट करती है, एज वेल एज द नेचर ऑफ प्रिवलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स। और जिस तरीके से लोग अपना बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए काम करते हैं, उससे भी रिलेट करती है। द एसेसिबिलिटी ऑफ दिस नीड्स टू डिफरेंट स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल। जो एसेसिबिलिटी है, जैसे कि किसी को कुछ फॉर एग्जांपल कोई चीज़ चाहिए होती है, तो किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, किसी की नीड्स बहुत कम होती है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। अभी सोसाइटी में सभी लोगों को हर चीज़ उतनी ही मात्रा में नहीं चाहिए होती है, किसी को कम चाहिए होती है, किसी को ज़्यादा चाहिए होती है। और इस वजह से क्या होता है, देखो, दिस इनइक्वालिटी कॉजेस अ डिविजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस लीडिंग टू अ क्लास स्ट्रगल। और इस वजह से क्या होती है कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी आने लगती है, जैसे कि ओनर क्लास हो जाता है, फिर वर्कर क्लास हो जाता है, इस तरीके से। और ये किसको लीड करती है? क्लास स्ट्रगल को लीड करती है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज़ अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो क्या है? इट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। As a class that owns the means of production economically exploits the rest of the classes। उनका कहना क्या है कि जो एक क्लास है जो क्या करती है? ओन करती है। फॉर एग्जांपल, कोई ओनर है, वो क्या करता है कि दूसरे क्लासेस को एक्सप्लॉइट करता है, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करता है। देखिए यहाँ पे मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल एज अ क्लास दैट ओन्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ विल टेक द ओनर। जो ओनर होते हैं वो क्या करते हैं? इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते हैं अदर क्लासेस को। दास कैपिटल इज a treatise written by him is most referred book all over the world। दास कैपिटल जो बुक है, जो उन्होंने लिखी है, वो क्या है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है और बहुत फेमस बुक है, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है, जो उन्होंने लिखी है। अभी नॉट फॉर एग्जांपल, ये एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है कि दास कैपिटल अ ट्रीटीज रिटन बाय हिम इज़ मोस्ट रेफर्ड बुक ऑल ओवर दी वर्ल्ड। दास कैपिटल का स्पेलिंग याद रखिए, DASKAPITAL। C नहीं है तो याद रखिएगा और इसमें मिस्टेक मत करना। Analyst school at the onset of 20th century, at the starting of 20th century,
अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अरोज इन फ्रांस। एक न्यू स्कूल आई हिस्टोरियोग्राफी की, जो कहाँ पे आई थी, फ्रांस में आई थी, विच इज़ नोन एज एनालिस स्कूल। कहाँ पे शुरू हुई थी ये? फ्रांस में शुरू हुई थी, जिसका नाम क्या था? एनालिस स्कूल था। एनालिस स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग। एनालिस स्कूल ने एक नया डायरेक्शन दिया हिस्ट्री राइटिंग को। इट वॉज रिकग्नाइज नाउ दैट हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स। उनका ये स्कूल के जिस तरीके से एक न्यू थॉट आया, उसी तरीके से एनालिस स्कूल गेव न्यू डायरेक्शन। एनालिस स्कूल ने एक हिस्ट्री को न्यू डायरेक्शन दिया, हिस्ट्री राइटिंग को। इट वॉज रिकग्नाइज नाउ दैट हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट ओनली पॉलिटिकल इवेंट्स। इनका क्या कहना था कि हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में नहीं है, किंग के बारे में नहीं है, ग्रेट लीडर्स के बारे में नहीं है। पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और वार्स, सिर्फ ये इससे रिलेट नहीं करती है, तो हिस्ट्री और भी चीज़ों से रिलेट करती है, जो कि अबाउट द क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, technology, means of communication, social divisions, and their collective psychology, etc. in historical times. हिस्ट्री सिर्फ वार्स, ग्रेट लीडर्स, किंग्स इससे रिलेट नहीं करती, तो ओवरऑल हर चीज़ से, क्लाइमेट से, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, हर चीज़ से हिस्ट्री रिलेट करती है। द एनालिस स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस। एनालिस स्कूल किसने शुरू किया था? फ्रेंच हिस्टोरियंस ने शुरू किया था। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। वुमेन पर्सपेक्टिव के अनुसार हिस्ट्री को लिखना। द राइटिंग्स ऑफ सिमोन डी ब्यूवे हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। उन्होंने इस्टेब्लिश किया फंडामेंटल्स ऑफ, किस तरीके से स्टार्टिंग में क्या होता था, इन दी अर्ली डेज वुमेंस वर नॉट गिवन इम्पोर्टेंस, वुमेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। और देखिए फिर वुमेंस का कोई नामो निशानी नहीं था हिस्ट्री में, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें बदलती गई और वुमेंस ऑल्सो गॉट इक्वल इम्पोर्टेंस इन दी हिस्ट्री। वुमेंस को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई हिस्ट्री में। द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एम्फेसिस्ड ऑन not only on the inclusion of women in history but also on rethinking of male dominated perspective of history. The feminist historiography ने किस पे ज़्यादा किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया? इम्पोर्टेंस बोले एम्फेसिस दिया कि सिर्फ मेंस को ही हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, लेकिन वुमेन पर्सपेक्टिव के बारे में भी सोचा गया। और हिस्ट्री को फिर से क्या किया गया? एम्फेसिस नॉट ओनली ऑन द इनकल्शन ऑफ वुमेन, सिर्फ इस चीज़ पे एम्फेसिस नहीं दिया गया कि वुमेन्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन बट ऑल्सो ऑन रीथिंकिंग ऑफ मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। लेकिन जिस तरीके से मेल डोमिनेशन बहुत ज़्यादा था हिस्ट्री में, तो उसको रीथिंक किया गया, सोचा गया और उसको चेंज किया गया। इट ड्रोव हिस्टोरिकल रिसर्च, और उसमें क्या किया गया? वुमेन्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई। इट ड्रोव हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन लाइफ, सच एज देयर एम्प्लॉयमेंट, देयर रोल इन ट्रेड यूनियन इंस्टीट्यूशंस, वर्किंग ऑफ देयर कॉज, देयर फैमिली लाइफ एक्सेट्रा। इस तरीके से हर चीज़, वुमेन से रिलेटेड हर चीज़ को भी इम्पोर्टेंस दिया गया हिस्ट्री में। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग्स आफ्टर 1990 वुमेन वेर पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। हिस्टोरिकल राइटिंग्स में 1990 के बाद वुमेन्स को एक अलग इंडिपेंडेंट सोशल क्लास बोला गया और इम्पोर्टेंस दिया गया। माइकल फौकॉल्ट 1926 to 1984, अ फ्रेंच हिस्टोरियन। माइकल फौकॉल्ट वॉज अ फ्रेंच हिस्टोरियन। एक मिनट, feminist historiography, this already we have done. ये Michael Foucault, okay. Michael Foucault 1926 to 1984, the French historian of 20th century. Michael Foucault brought forth a new concept in historiography. 20th century में Michael Foucault ने new concept लाई historiography में. He in his book Archaeology of Knowledge urged that the prevailing practice of arranging historical events in a chronological order is not right. उन्होंने क्या किया? जो historical events हुए हैं वो chronological order में ही mention करना ज़रूरी नहीं है और वो right नहीं है. He drew attention to fact that
Archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempts to explain various transactions in the past. Historical देखो क्या है, he drew attention that the fact that archaeology does not strive to reach ultimate truth. आर्कोलॉजी ये नहीं करती कि हम सच्चाई तक ही पहुँचे, लेकिन क्या करती है, बट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजेक्शंस इन दी पास्ट, लेकिन जो पास्ट में हुआ है वो किस तरीके से प्रॉपरली पहुंचाया जाए, लिखा जाए, बताया जाए, उस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया. Foucault felt that explaining the transitions in history is more important. लेकिन उन्होंने क्या बोला कि ट्रांसिशंस जो जो कुछ भी पास्ट में हुआ है वो सही तरीके से एक्सप्लेन करके लोगों तक पहुंचाना चाहिए. ही कॉल्ड दिस मेथड द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज. उन्होंने ये मेथड को क्या कहा है, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज कहा है. Foucault subjected the so far acknowledged areas by historians such as psychological disorder, sense of medicine, prison administration, etc. to historical analysis. So Foucault subjected these so far acknowledged, unacknowledged areas. उन्होंने ये इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, आप यहाँ तक याद रखिए कि ही कॉल्ड हिज मेथड द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज. आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज किसने ये किया है, तो माइकल फॉकल्ट ने किया है. चलो ये भी देख लेते हैं. फॉकल्ट ने किस पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया, उन्होंने बताया भी है कि दी सो फार अनएक्नॉलेज्ड एरियाज, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं था, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइंस ऑफ मेडिसिन, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन टू हिस्टोरिकल एनालिसिस, उन्होंने ये चीज़ें भी हिस्टोरी में इंक्लूड की. दस द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी केप्ट कंटिन्यूसली एक्सपैंडिंग. और इस तरीके से जो हिस्टोरियोग्राफी का स्कोप था वो कंटिन्यूसली क्या होते गया, एक्सपैंड होते गया. राइटिंग ऑफ हिस्ट्रीज of various subjects like literature, architecture, sculpture, drawing and painting, drama, म्यूज़िक, ड्रामा, फिल्म्स, टेलीविज़न केम इनटू प्रैक्टिस. और इस तरीके से हर चीज़ प्रैक्टिस में आने लगी और हिस्ट्री में हर चीज़ का इनकल्शन होने लगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़. और आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.